हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि टेट के सिलेबस में मौर्य वंश से केवल सम्राट अशोक का ही दिया गया है। इसलिए इस वीडियो में हम मुख्यतः सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मौर्य वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि कैसे मौर्य वंश की शुरुआत हुई और कैसे सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ हुआ। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मौर्य वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट की परीक्षा में पेट का जो सिलेबस है उसमें केवल सम्राट अशोक को ही सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, बिंदुसार और जो मौर्य वंश के अन्य शासक हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल सम्राट अशोक ही सिलेबस में है। इसलिए हम बेसिकली सम्राट अशोक पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हम इससे पहले मौर्य वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि किस प्रकार मौर्य वंश की नींव पड़ी। तो आइए हम इसके आगे चलते हैं। हम देखते हैं मौर्य वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य वंश, तो इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक, इससे पहले जो मगध पर शासन था वह नंद वंश का था, नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। इसमें चंद्रगुप्त की सहायता इनके गुरु चाणक्य ने की। चाणक्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव डाली। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। यहां से हमारा शुरू होता है मौर्य वंश। पहले बात करते हैं हम संस्थापक की। जैसा अभी हमने चर्चा की कि इसके संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व यानी 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की। 322 बीसी से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक चला था। 185 बीसी तक इन्होंने। बात करें कि मौर्य कौन थे? मौर्य तो हम इसको देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या बौद्ध परंपरा के अनुसार हमको पता चलता है कि नेपाल से लगे तराई क्षेत्र, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल के तराई क्षेत्र में नेपाल के तराई क्षेत्र गोरखपुर, कहां? तो गोरखपुर। यहां मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। इस गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे और ऐसा माना जाता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य को भी इसी वंश का माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो यह बौद्ध परंपरा अथवा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। आइए इसके आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले किसने पहचान की चंद्रगुप्त मौर्य की? चंद्रगुप्त की सबसे पहले पहचान किसने की? तो वो थे विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले विलियम जोन्स ने इनकी पहचान की। अगर बात करें मौर्य वंश की जानकारी के बारे में, तो मौर्य वंश की जो जानकारी है यह हमें एक तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका एक पुस्तक है। किसकी है? यह मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। और दूसरी पुस्तक अर्थशास्त्र, यह किसकी पुस्तक है? तो यह कौटिल्य की है। इन दोनों पुस्तकों से हमें मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थशास्त्र की, तो आप सब इस बात को समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं थी। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, यह राजनीति की पुस्तक थी और इससे मौर्यकालीन राजनीति का
काफी अच्छा ज्ञान होता है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति की पुस्तक थी। आइए इसके आगे चलते हैं। बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में क्या हो गए, तो यह एक जैन मुनि हो गए। और इनका जो नाम था वह क्या था, तो वह था प्रभाचंद्र। अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए और इनका जो नाम था वह क्या था, प्रभाचंद्र। यह नाम, प्रभाचंद्र नाम, इन्हें जैन आचार्य भद्रबाहु ने दिया था। जो नाम है प्रभाचंद्र, यह जैन आचार्य भद्रबाहु ने इनको दिया था। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के ही साथ कहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला, अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए और यहीं पर 298 ईस्वी पूर्व 298 बीसी में उपवास के द्वारा, यानी भोजन त्याग करके इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किया। ये जो श्रवणबेलगोला है यह कर्नाटक में पड़ता है आपका। इसके बाद देखते हैं हम आगे। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश का जो शासक बनता है वह बिंदुसार बनता है। कौन बनता है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। यह 298 बीसी में शासक बनता है और 273 बीसी तक यह शासक रहता है। 273 बीसी में इसकी मृत्यु होती है और इसके पश्चात सम्राट अशोक शासक बनता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सम्राट अशोक के बारे में। यहाँ से अब हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसमें काफी अच्छी तैयारी होगी। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। क्या था, सबसे महान शासक था। इसीलिए इसे अशोक महान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। 304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम, अगर हम बात करें माता के नाम की, तो इनकी माता का नाम रानी धर्मा था, तथा पिता का नाम, पिता बिंदुसार। पिता कौन थे, बिंदुसार थे। आइए इसके आगे देखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक समय में अत्यंत क्रूर था। कैसा था, अत्यंत क्रूर था। प्रारंभिक समय में सम्राट अशोक अत्यंत क्रूर था। शुरुआत में ही अशोक को उसके भाई सुसीम के साथ सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा। अशोक को अपने ही भाई सुसीम के साथ क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। परंतु अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। अब इसके आगे देखते हैं। अगर बात करें हम अशोक की पत्नी की, तो इसकी पत्नी देवी को अशोक की पहली पत्नी माना जाता है। कौन सी पत्नी, पहली पत्नी माना जाता है। यह सिंघली अनुश्रुति के अनुसार देवी को अशोक की पहली पत्नी माना जाता है और इसी से अशोक के एक पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। इसी
महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। इसी महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अगर इसके आगे हम बात करें तो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में, प्रयाग अभिलेख में, अशोक के प्रयाग अभिलेख में, जिसे हम इलाहाबाद अथवा रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जिसे हम इलाहाबाद अथवा रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ये जो प्रयाग अभिलेख है, जिसे हम इलाहाबाद अथवा रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का अभिलेख मिलता है, कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे है अशोक का राज्याभिषेक। अगर हम बात करें सिंहासन की तो अशोक को सिंहासन तो 273 ईस्वी पूर्व में ही प्राप्त हो गया था। अशोक को सिंहासन 273 ईस्वी पूर्व में ही प्राप्त हो गया था, परंतु 4 वर्षों तक अशोक गृह युद्ध में ही संलिप्त रहा। अशोक सिंहासन प्राप्ति के 4 वर्ष बाद तक अपने गृह युद्ध में ही संलिप्त रहा, वह फंसा रहा। इस प्रकार अगर हम देखें तो अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वह 269 ईस्वी पूर्व में होता है। राज्याभिषेक से अगर पहले बात करें तो राज्याभिषेक से पहले जो अशोक था वह उज्जैन या जिसे हम अवंती कहते थे, अवंती तथा तक्षशिला प्रांत का शासक था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांत का शासक था अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले। आइए इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे हैं अशोक की उपाधियां। अगर हम अशोक की उपाधियों की बात करें तो इसके विभिन्न अभिलेखों में इसे अलग अलग उपाधियों के द्वारा दर्शाया गया है। तो अगर हम बात करें अशोक नाम की, तो ये अशोक नाम इसे इसका जो मास्की लघु शिलालेख है इसमें इसे अशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है। अगर हम बात करें मास्की शिलालेख की तो ये मास्की शिलालेख कहाँ है? तो यह हैदराबाद के रायचूर जिले में है। यह हैदराबाद के रायचूर जिले में है। हैदराबाद के रायचूर जिले में है। इसके आगे एक और जो इसका अत्यंत प्रिय उपाधि थी, देवानाम प्रियस अशोक राजा। देवानाम प्रियस अशोक राजा, यह भी उसकी उपाधि थी। और यह उपाधि उसे गुर्जरा लघु शिलालेख में मिली। इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यह गुर्जरा लघु शिलालेख में किया गया है। इस उपाधि का प्रयोग गुर्जरा लघु शिलालेख में किया गया है। और ये जो गुर्जरा शिलालेख है ये कहाँ है? यह एमपी के यानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। इसके आगे अगर हम बात करें अगले उपाधि की तो इसकी एक और उपाधि है पियदस्य राजा। क्या है? पियदस्य राजा। यह उपाधि से भ्राबू अभिलेख में मिला है। कौन से अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और इसके एक अगले उपाधि की बात करें तो वह है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। बात करें अगर अशोक वर्धन की तो यह पुराणों से मिलता है हमें। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। तो यहाँ हमने देखा अशोक की कुछ उपाधियों के बारे में, जैसे कि अशोक, देवानाम प्रियस अशोक राजा, पियदस्य राजा और अशोक वर्धन।
आप ये सब ध्यान से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से अभिलेख अथवा शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। आइए अब हम इसके देखते हैं अभिलेखों के बारे में, विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे इसके अभिलेखों के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं इसके आगे। है अशोक के अभिलेख। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख की, तो अशोक पहला ऐसा शासक था, अशोक पहला ही ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा, किसके द्वारा, अभिलेखों के द्वारा प्रजा से, अभिलेखों के द्वारा प्रजा से सीधे संबंध स्थापित किए या प्रजा को अभिलेखों के द्वारा संबोधित किया। यह ऐसा पहला शासक था। अगर हम बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख कई प्रकार के मिले हैं। इसमें जैसे एक है शिलालेख, एक मिला है इसमें शिलालेख जिसे हम कहते हैं रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट। दूसरा हमारा है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जिसे हम क्या कहते हैं, पोल एडिक्ट। और तीसरा हमारा है गुहा लेख, इसे हम क्या कहते हैं, केव। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख कई प्रकार से मिले हैं, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख सम्मिलित हैं। अब हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख की। शिलालेख की बात करें तो क्या होता है शिलालेख? तो पहाड़ों को काटकर, यानी बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर, इसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन्हें समतल कर लिया जाता था। समतल करके इस पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते थे, इस पर जो लेख उत्कीर्ण होते थे, यही क्या कहलाते थे, शिलालेख कहलाते थे। यानी बड़े पहाड़ों को काटकर उनमें शिलाओं पर उन्हें समतल करके जो लेख उत्कीर्ण किया जाता था, तो ये क्या कहलाता था, शिलालेख कहलाता था। बात करें अगर अशोक के शिलालेख की, तो यह 14 लेखों का, अशोक के शिलालेख क्या है, 14 लेखों का एक समूह है। क्या है? 14 लेखों का एक समूह है। और यह 14 लेख कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। यानी 14 लेखों का जो समूह है यह कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें एक एक स्थान की, एक एक शिलालेख की, तो हम देखते हैं जो सबसे पहला शिलालेख है जो है शहबाजगढ़ी का, शहबाजगढ़ी का। जो शहबाजगढ़ी शिलालेख है यह पाकिस्तान के पेशावर में है, पाकिस्तान के पेशावर में है। हम बात करेंगे दूसरे की, तो यह है मानसहरा, मानसहरा। और ये मानसहरा अभिलेख भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है। यह पाकिस्तान के हजारा जिले में है। इसके आगे अगर हम बात करें तो वह है हमारा कालसी, कालसी शिलालेख हमारा उत्तराखंड के देहरादून में है। ये जो कालसी शिलालेख है यह उत्तराखंड के देहरादून से मिला है। उसके आगे है हमारा गिरनार, यह गिरनार शिलालेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। इसके आगे अगर हम देखें धौली और जौगढ़, दो अभिलेख हैं इसके, धौली और जौगढ़। तो ये दोनों अभिलेख कहाँ हैं? उड़ीसा से मिले हैं। लेकिन जो ये धौली अभिलेख है यह उड़ीसा के पुरी से मिला है, हमें पुरी जिले से। और जौगढ़ अभिलेख ये मिला है गंजाम जिले से, यह उड़ीसा के गंजाम जिले से मिला है। और धौली अभिलेख कहाँ से मिला है? तो पुरी जिले से मिला है। इसके आगे अगर हम बात करें एरागुडी अभिलेख, यह आंध्र प्रदेश से मिला है। और इसके बाद हमारा जो है अगला सोपारा अभिलेख, ये सोपारा अभिलेख यह महाराष्ट्र से, और यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। कहाँ है? ठाणे जिले में है। तो इस प्रकार हमने देखा अशोक के शिलालेखों के बारे में कि कौन से शिलालेख कहाँ से
प्राप्त हुए हैं, जिसमें शहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी और सोपारा, इन 8 स्थानों से हमें अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें, कुछ लघु शिलालेख भी हैं, जिनमें गुर्जरा है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कौन सा? गुर्जरा एमपी के जबलपुर में है। इसके अलावा सासाराम है, सासाराम जो कि बिहार में है। इसके अलावा भाब्रू है, भाब्रू जो कि राजस्थान के जयपुर में है। इसके अलावा मास्की है, मास्की यह है हैदराबाद में है, हैदराबाद। इसके अलावा है अहरौरा, एक महत्वपूर्ण लघु शिलालेख अहरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। यह अहरौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे हमारा है अशोक के स्तंभ लेख। अगर हम बात करें स्तंभ लेख की, तो इसकी संख्या कुल है 7। अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख हैं और यह कुल 6 जगहों पर से मिले हैं, यानी यह 7 स्तंभ लेख कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब एक एक करके हम इन स्तंभ लेखों की जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो अभिलेख है वह है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अगर हम इसकी बात करें तो यह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, यह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके आगे हम बात करें अगले स्तंभ लेख की, तो हमारा अगला स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो यह पहले मेरठ में स्थित था। कहाँ स्थित था? पहले मेरठ में स्थित था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक यानी FST के द्वारा ही इसे भी कहाँ लाया गया? तो दिल्ली लाया गया। पहला हमारा दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था, उसे भी FST के द्वारा दिल्ली लाया गया। और दूसरा हमारा दिल्ली मेरठ अभिलेख, यह जो कि पहले मेरठ में था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके आगे है लौरिया अरराज। उसके बाद है हमारा लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। और इसके आगे है हमारा रामपुरवा। ये 3 जो स्तंभ लेख हैं, ये तीनों स्तंभ लेख आपके कहाँ स्थित हैं? तो यह बिहार में स्थित है, बिहार में। और बिहार में कहाँ? तो बिहार में चंपारण जिले में है। कहाँ है? चंपारण जिले में है। आपका लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये जो 3 अभिलेख हैं स्तंभ लेख, वह बिहार के चंपारण में है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले स्तंभ लेख की, तो वह हमारा है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में, इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में स्थित है। इसे अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया, जिसे बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया गया। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। इन स्तंभ लेखों के अलावा कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं। उन लघु स्तंभ लेखों को भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सांची। अगर हम बात करें सांची की, तो सांची स्तंभ लेख आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। हमारा सारनाथ, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उसके बाद हमारा कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ही है। यह कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के निकट स्थित है। उसके बाद हमारा अगला रुम्मिनदेई, नेपाल के तराई में स्थित है, नेपाल के तराई में। तो इस प्रकार कुछ लघु स्तंभ लेख हैं अशोक के,
जैसे सांची, सारनाथ, कौशाम्बी और रुम्मिनदेही। तो हमने इसको भी देख लिया। अब इसके आगे हम बात करते हैं, इसमें जो कौशाम्बी हमारा जो कौशाम्बी स्तंभलेख है और जो प्रयाग स्तंभलेख है, कौशाम्बी और जो प्रयाग स्तंभलेख है, इनमें अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारा है अशोक के गुहा लेख। अगर हम बात करें केव इंस्क्रिप्शन की, तो यह बिहार के गया जिले में पाया गया है। यह बिहार के गया जिले में पाया गया है, जहां बराबर की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर बराबर की पहाड़ियां जो हैं, इसकी 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिले हैं। क्या मिले हैं? अशोक के लेख मिले हैं। अशोक के द्वारा जो आजीवक संप्रदाय के साधु थे, इनको दिए गए गुहा के दान का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें यहीं पर कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी, तो इसके जो अभिलेखों की भाषा थी वह प्राकृत थी। और इसकी जो लिपि मिलती है, यह लिपि मिलती है हमको ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि मिलती है? ब्राह्मी लिपि। लेकिन इसके हमको जो 2 अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कौन सा था? एक पहला था शाहबाजगढ़ी, दूसरा जो था क्या था? मानसेहरा। इन 2 अभिलेखों की जो लिपि है, यह लिपि कौन सी थी? इसकी जो लिपि थी वह खरोष्ठी थी। अशोक के जो भारतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अभिलेख थे, उन पे ब्राह्मी लिपि से लिखा अंकित मिलता है, लेकिन जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख मिले हैं, वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। अगर हम बात करें इसके अभिलेख को पढ़ने की, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। यानी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली। आइए अब इसके आगे चलते हैं हम। ये क्या है? तो इसके आगे हमारा कलिंग युद्ध। इसमें हम कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ? तो इसको हम देखते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने केवल एक युद्ध किया था, और वह युद्ध यही था, कलिंग का युद्ध। कौन सा था? कलिंग का युद्ध। अगर हम बात करें कलिंग क्षेत्र की, तो यह वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह युद्ध यानी कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया। कब लड़ा गया? 8वें वर्ष लड़ा गया। 8वें वर्ष मीन्स 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। यह युद्ध अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। इसमें अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस युद्ध का अंत अत्यंत भयानक था, जिसे देखकर अशोक द्रवित हो उठा। इसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग इसमें बंदी बना लिए गए। यह देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उसने दूसरे राज्यों पर विजय की इच्छा छोड़ दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने दूसरे राज्यों पर विजय की जो इच्छा थी वह छोड़ दी। उसने विजय की इच्छा छोड़ दी। इसके बाद उसने भेरी घोष यानी युद्ध नीति को छोड़कर धम्म घोष क्या किया? धम्म घोष अपना लिया। इस युद्ध के पश्चात अशोक भेरी घोष यानी अपने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म घोष अपना लिया। हम बात करें अगर कलिंग युद्ध की, तो इसकी चर्चा अशोक के 13वें
13वें अभिलेख में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे है अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, यानी किस प्रकार अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जब कलिंग युद्ध इसने लड़ा तो उसके बाद इसने भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपना लिया और उसके बाद यह क्या हो गया, बौद्ध हो गया। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद इसने कई बौद्ध स्थलों की भी यात्रा की, कई बौद्ध स्थलों की यात्रा की। अशोक के द्वारा जो बौद्धों का तीसरा सम्मेलन था, तीसरा सम्मेलन भी करवाया गया अशोक के द्वारा। इसके बाद अशोक ने लोगों को एक पाठ पढ़ाया जिसे कहा गया जियो और जीने दो। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अशोक की मृत्यु कब हो जाती है, तो यह 232 बीसी यानी 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अशोक के कई उत्तराधिकारी आए, जिसमें कुणाल, बंधुपालित, फिर इंद्रपालित, ऐसे अनेक उत्तराधिकारी आए, जिसमें सबसे लास्ट में आता है हमारा बृहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद शुंग वंश की नींव डाली। क्या डाली? शुंग वंश की नींव डाली। यहाँ मौर्य वंश समाप्त होता है और यहाँ से शुंग वंश प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मौर्य वंश और अशोक के बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।